मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए, आज हम विद्यावाणी में छंद लेकर आए हैं। आज छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार और उदाहरण। उनमें से छंद तो बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन महत्वपूर्ण छंदों पर मैं चर्चा करूंगी, बताऊंगी, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं और कई बार आ भी चुके हैं। मैं देखी हूँ कि 2022 में, 21 में, 23 में पूछे गए क्वेश्चन पर ही मैं आज चर्चा करूँगी। तो छंद की परिभाषा बताऊँगी, छंद के प्रकार बताऊँगी। बच्चों, छंद किसे कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ, जिस काव्य की रचना मात्राओं एवं वर्णों के क्रम के अनुसार होती है, उसे हम छंद कहते हैं। जैसे ये लिखा भी है आपके, जिस काव्य की रचना मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। ये एकदम सिंपल परिभाषा मैंने दिया है बच्चों, कि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। जिस काव्य की रचना मात्रा या वर्ण की गणना के आधार पर, गणना या क्रम के आधार पर की जाती है, उसे छंद कहते हैं। और बच्चों, छंद जो है कविता का व्याकरण होता है। क्या होता है? छंद कविता का व्याकरण होता है और आवश्यक अंग भी होता है। छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता का व्याकरण इसे कहा गया है और आवश्यक अंग भी कहा गया है। काव्य का आवश्यक अंग कहा गया है। अगर छंद ना हो तो काव्य नहीं बन सकता, क्योंकि छंद का होना, लय, तुक आदि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इनको यूज किया जाता है छंदों में। अब बच्चों हम बताते हैं प्रकार। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं बच्चों, 4 छंद 4 प्रकार के होते हैं। छंद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वर्णिक छंद। और दूसरा होता है मात्रिक छंद। तीसरा छंद होता है बच्चों वर्णिक वृत्त छंद। और चौथा होता है मुक्त छंद। ये आपके छंद के प्रकार हुए। छंद के कितने प्रकार होते हैं? अभी तक आप लोग सिर्फ 2 बोलते थे, लेकिन होते कितने हैं? 4। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और वर्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। ये आपके छंद होते हैं। छंद पर चर्चा करूंगी, जो कि आपके हमेशा परीक्षा में आते हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं बच्चों? वर्णिक छंद जिन काव्य की रचना वर्णों की गणना से होती है। जिन काव्य की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं।
बच्चों देख लीजिए, जिन काव्य की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के तहत क्या आता है, अब हम ये भी जाने। वर्णिक छंद में आता है बच्चों सवैया, उपेंद्र वज्रा, कवित आदि। क्या क्या आते हैं, सवैया आता है, उपेंद्र वज्र आता है और कवित आता है, इत्यादि और भी आते हैं। तो ये हुआ वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में सवैया, उपेंद्र वज्र और कवित आदि वर्णिक छंद के तहत आते हैं। अब बच्चों मैं बात करती हूँ मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद किसे कहते हैं बच्चों, तो जिन, दूसरा छंद है बच्चों आपका मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद की क्या परिभाषा है, तो आइए बच्चों मैं लिख दे रही हूँ बोर्ड में भी। जिन काव्य रचना की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। जिन काव्य रचना की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। एकदम सरल भाषा में बच्चों लिख रही हूँ, आप लोगों को याद करने में भी सरलता रहेगी। जिन काव्य रचना की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, तो चौपाई, दोहा, सोरठा इत्यादि ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। चौपाई में मात्राएं गिनी जाती हैं, दोहा में मात्राएं गिनी जाती हैं और सोरठा में रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ये सब मात्रिक छंद के तहत ही आते हैं बच्चों। इनमें, इन छंदों में सभी में मात्राओं की गणना की जाती है। और मैंने बताया है कि वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, जैसे कि इंद्रव्रजा हो गया, उपेंद्रा हो गया और सवैया, कवित, ये सब वर्णिक छंद हैं। इनमें वर्णों की गणना की जाती है और इनमें मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये गणना तो की जाती है, इसके लिए दो होते हैं, हास्य और लघु चिन्ह होते हैं। हास्य जिसका ये चिन्ह होता है और ये होता है दीर्घ जिसका ये चिन्ह होता है। इसे हम एक मानते हैं और इसे दो मानते हैं गणना करते समय। इसको हम ह्रस्व माने क्या होता है बच्चों, छोटा, और दीर्घ माने बड़ा। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसको हम दो गिनते हैं और इसको एक गिनते हैं, दो बड़ा होता है एक से, इसलिए दीर्घ माना गया है, ये ह्रस्व माना गया है। ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। वैसे ये एक नाम और है इसका, लघु इसको भी बोल सकते हो, लघु माने भी छोटा होता है, और इसको गुरु भी बोल सकते हो, गुरु माने बड़ा होता है, इसको आप गुरु भी बोल सकते हो।
इन्हीं के गणना के आधार पर, इन्हीं मात्राओं के गणना के आधार पर मात्रिक छंद बनते हैं। अब जैसे चौपाई हो गया बच्चों, तो चौपाई के बारे में मैं बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में चौपाई कभी दोहा, कभी रोला, सोठा इस तरह से पूछी जाती है। तो चौपाई किसे कहते हैं, चौपाई को उदाहरण सहित समझाओ। मान लो आ गया पेपर में कि चौपाई छंद को उदाहरण सहित समझाओ, तो क्या करोगे आप, पहले आप चौपाई की परिभाषा लिख दोगे और फिर उसका उदाहरण लिख दोगे। चौपाई क्या लिखोगे बच्चों आप, चौपाई में यह सममात्रिक छंद है। या आप लिख सकते हो चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई सममात्रिक छंद है और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। उदाहरण देख लो, फिर आप उदाहरण लिख दोगे। उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाय पर वचन न जाई। इसके अंत में हमेशा गुरु भी होता है। ये मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ, हमेशा अंत में गुरु होता है। गुरु का मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ देखो बड़ी है और बड़ी है, ये अंत में गुरु भी है। रघुकुल रीति उदाहरण चौपाई का, जो आपको याद हो, जरूरी नहीं है कि आप जो मैं लिख दी हूँ यही, बहुत सारी चौपाई है रामचरितमानस में, सरल से सरल है, लेकिन आपको जो याद हो सके आप याद कर लेना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। ये चौपाई का उदाहरण है। अब हम इसको, आपको गिनना नहीं है पेपर में, मैं समझाने के लिए गिन रही हूँ। जो मैं मात्राएं बताई हूँ, ह्रस्व और दीर्घ बताई हूँ, तो कहाँ ह्रस्व होगा, जहाँ पर छोटा आ, ई, उ इत्यादि स्वर वर्ण रहेंगे वहां पर लघु रहती हैं मात्राएं, इसका चिन्ह रहेगा। ये जहां पर छोटा आ कोई मात्राएं नहीं रहती, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ इत्यादि जो स्वर वर्ण होते हैं, तो ये मात्रा यानी ह्रस्व रहेगा। ह्रस्व स्वर में ये मात्रा रहेगी। और दीर्घ माने बड़ा, जो स्वर दीर्घ होते हैं जिनमें मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इन सब में ये चिन्ह रहेगा। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ दीर्घ लग जाएगा, यहाँ ह्रस्व लग जाएगा, यहाँ ह्रस्व, यहाँ दीर्घ, यहाँ ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, और यहाँ दीर्घ और यहाँ दीर्घ। फिर देख लेते हैं हम, 16 मिल रहा है हमको, जैसे कि मैंने बताया है कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब हम इसको गिन लेते हैं बच्चों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमको बच्चों यहाँ पे 16 मात्रा मिल गई। यहाँ भी ये दीर्घ है, ये
ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है। यहाँ पे दोनों ह्रस्व है, या लघु भी हम बोल सकते हैं। आप परेशान होंगे ह्रस्व क्या है, लघु मानी छोटा हम बोल रहे हैं आप सबके समझने के लिए। यहाँ भी लघु है और ये दीर्घ है और ये दीर्घ है। अब हम देखते हैं बच्चों कि हमें इधर भी प्रत्येक चरण माने दोनों चरणों में ये 16-16 मात्राएं मिल रही है कि नहीं। तो गिन लेते हैं। इसको 2 मैंने बताया था, इसको हम 2 गिनेंगे, 2 और इसको 1। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों हमको यहाँ भी 16 मात्रा मिल गई है। देखिए बहुत सिंपल उदाहरण भी है, आपको याद भी हो जाएगा। तो चौपाई का ये उदाहरण हुआ। अब बच्चों मैं आपको परीक्षा में ही आने वाले छंद को, दोहा को बताती हूँ कि दोहा की परिभाषा और दोहा के उदाहरण। आप बच्चों नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब मैं बताऊंगी दोहा किसे कहते हैं और दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा के उदाहरण। मैं बात करती हूँ दोहा छंद की। दोहा छंद किसे कहते हैं, तो आइए मैं बताती हूँ दोहा छंद किसे कहते हैं। दोहा छंद, दोहा छंद में बच्चों पहली बात तो आप लिख सकते हो कि यह छंद सोरठा का उल्टा होता है। सोरठा का उल्टा होता है। यह छंद सोरठा का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। प्रथम और तृतीय, यानी पहले और तीसरे। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय एवं चतुर्थ। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद
कैसे हम बताते हैं, अभी उदाहरण जब लिखते हैं तो आपको हम बता देते हैं। इसका उदाहरण देते हैं। दोहा छंद का उदाहरण। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। मोती मानुस चून। यहां भी उसी तरह से लघु और दीर्घ गिना जाएगा। अब पहला चरण क्या है? पहला चरण यहां से यहां तक आपका पहला चरण हुआ। यहां से यहां तक पहला चरण हुआ, जो कि बताया गया है कि प्रथम और तीसरा चरण कौन हुआ? यहां से यहां तक, यहां तक तीसरा चरण हुआ। तो यहां से यहां तक में हमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13। पहले और तीसरे में 13 दोहा है ना, तो दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। अब हम गिन के आपको बताते हैं 13 मात्राएं हो रही है कि नहीं। तो ये लघु ही है, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु लघु दीर्घ और लघु। फिर यहाँ दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ 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 लघु लघु दीर्घ और लघु। पहला चरण यहां से यहां तक हुआ, दूसरा चरण यहां से यहां तक हुआ, तीसरा चरण यहां से यहां तक हुआ और चौथा चरण यहां से लेकर के यहां तक चौथा चरण हुआ। तो पहला में मैं गिनती कर रही हूं कि हमें 13 मात्रा मिलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13। ये हमको 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे हमको 13 मात्रा बच्चों प्राप्त हो चुकी है। पहले चरण में बताया है 13 मात्रा, तो आप भी गिन सकते हैं, लिखा है, चिन्ह भी बना है हर्ष और दीर्घ का, तो आप भी गिन सकते हैं। मैं गिन के भी बता रही हूँ। ये पहले में हमें 13 मिल चुकी है, अब हम तीसरे में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ भी हमको 13 मिल चुकी है बच्चों। ये 13 यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, पहले और तीसरे में 13। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे चरण की, जो बता रहा है दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं,
कितनी होती हैं? 11 11। दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो हम अब दूसरा चरण गिनते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ हमको 11 मात्रा मिल गई है। अब हम चौथे चरण की बात करते हैं। तो चौथा चरण गिनते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको चौथे चरण में भी 11 मात्रा मिल गई है। बच्चों एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे आप गणना करके भी, गिन करके भी मात्राओं को अच्छे से समझ सकते हैं कि दोहा में किस तरह से पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों हम सोरठा की बात करते हैं। सोरठा सेम दोहा की तरह ही होता है। उसे भी हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। बस जैसे हम ये लिखे हैं कि यह जो है, यह छंद सोरठा का उल्टा होता है, तो उसमें आप लिख देंगे कि यह दोहा का उल्टा होता है। सोरठा छंद लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में इतना ध्यान रखना बच्चों कि पहले और तीसरे चरण में दोहा में 13 13 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा में 11 11 मात्राएं होती हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि उल्टा है। और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है, पहले आप ये लिख देंगे। फिर यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। बस इतना अंतर है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु का होना आवश्यक है। इसमें लघु, अंत में लघु होते हैं। और इसका उदाहरण है बच्चों, लिख भी दिया है मैंने, पहले आपको मैं समझा देती हूँ। सोरठा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में, विषम चरणों में कितनी होती हैं? 11 11 मात्राएं। ये विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में, अर्थात दूसरे और चौथे चरण में, विषम चरण क्या हुआ बच्चों? पहला और तीसरा, ये विषम चरण होता है। पहला चरण और तीसरा चरण विषम चरण होता है। तो इसके पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं सोरठा के। और सम चरण क्या होता है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सम चरण होता है। सम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु अवश्य होता है। उदाहरण दिया है आपको। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कर वर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है। अब इसकी मात्राएं मैं गिने देती हूँ। यहाँ पर दीर्घ होगा क्योंकि ओ की मात्रा है। जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, ए, ऐ आदि होते हैं वहाँ दीर्घ लगता है। और जहाँ कोई मात्रा नहीं होती वहाँ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व चिन्ह लगता है। तो यहाँ ह्रस्व रहेगा, ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, ह्रस्व रहेगा, यहाँ ह्रस्व रहेगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ ह्रस्व रहेगा। ह्रस्व यानी छोटा होता है। जहाँ कोई मात्रा नहीं वहाँ एक का चिन्ह रहेगा, और जहाँ मात्रा है वहाँ 2 का चिन्ह रहेगा। तो हम गिन के आपको बता देते हैं। देखिए हम लिख भी रहे हैं आपके सामने, फिर गणना भी करके बता देंगे। तो क्या कहा है? पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं। पहला तीसरा मैं चरण गिनती हूँ। देखिए हमें 11 मात्राएं मिल रही हैं कि नहीं? 1 2
क्योंकि ये 2 गिना जाता है, इसको हम 2 गिन लेंगे पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आपको तुक लगा है, रुकने का कॉमा लगा है, तो यहाँ तक में हमें 11 मात्रा मिल गई है सोरठा में। पहले चरण में हमको 11 मात्रा प्राप्त हो चुकी है। अब तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी हमको 11 मात्रा मिल गई है। अब सम चरण में देखते हैं। पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है बच्चों। पहला और तीसरा विषम चरणों की गणना मैंने कर ली है। 11 मात्राएं ये हमको प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम सम चरणों की गणना करते हैं और देखते हैं कि सम चरण में दूसरे और चौथे में हमें 13 मात्राएं मिलनी चाहिए। तो चलिए हम दूसरा चरण अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमको 13 मात्रा मिल गई है। अब हम बच्चों चौथा चरण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये जो है यहाँ दीर्घ लगेगा। 1 2 इसको गिनेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें यहाँ भी 13 मात्रा प्राप्त हो चुकी है।